क्या चल रहा था टॉपिक? जय श्री कृष्ण भैया, ऑडियो चेक करना भाई। लास्ट लेक्चर में आपने हेडिंग क्या डाल रखी है, चेक करो, पढ़ो। पढ़ा? क्या डाल रखा है? किरचॉफ के नियमों की सहायता से जटिल परिपथ का विश्लेषण, यही डाल रखा है क्या? हाँ भाई, एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, यही हेडिंग है ना। तो अपने पास दो एनालिसिस थ्योरम है, एक का नाम है लूप एनालिसिस थ्योरम और एक का नाम है नोड एनालिसिस थ्योरम। ठीक है, तो लिखो। जब हम जटिल परिपथों का हल, जब हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का सॉल्यूशन किरचॉफ के नियमों की सहायता से करते हैं, तो जब हम जटिल परिपथों का हल किरचॉफ के नियमों की सहायता से करते हैं, तो फॉलोइंग टू एनालिसिस थ्योरम का यूज करते हैं। निम्न दो विश्लेषण प्रमेयों का उपयोग करते हैं। निम्न दो विश्लेषण प्रमेयों का उपयोग करते हैं। फॉलोइंग टू एनालिसिस थ्योरम का यूज करते हैं। आपने क्या बोला? कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है और उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में आपने किरचॉफ लॉ लगाया। किसके नियम लगाए? किरचॉफ के। और सॉल्यूशन किए, तो वहां पे आपके पास दो मेथड आते हैं। कितने मेथड आते हैं? दो विश्लेषण की प्रमेय आती हैं। कौन कौन सी? तो फर्स्ट लिखेंगे लूप एनालिसिस थ्योरम, लूप विश्लेषण की प्रमेय। फर्स्ट लिखो लूप एनालिसिस थ्योरम, लूप विश्लेषण की प्रमेय। इसको मैस भी बोल देते हैं, मैस एनालिसिस थ्योरम, है ना। लूप विश्लेषण की प्रमेय लिख लिया। और सेकंड लिखो नोड एनालिसिस थ्योरम, नोड विश्लेषण की प्रमेय। सेकंड पॉइंट करके नोड विश्लेषण की प्रमेय। फर्स्ट कौन सी है अपनी? लूप विश्लेषण की प्रमेय, और दूसरी नोड। अब फर्स्ट हेडिंग डालो, लूप विश्लेषण की प्रमेय डालो हेडिंग, लूप एनालिसिस थ्योरम। और ध्यान से पढ़ना है ना। लूप विश्लेषण की प्रमेय डाल दिया हेडिंग। अब इस पे लगा दो वेरी वेरी मोस्ट। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इस थ्योरम का यूज बहुत ज्यादा होगा चैप्टर में। समझ रहे हो? चैप्टर में क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स बुक में ही बहुत ज्यादा है, तो प्यार से समझना है इसको। कैसे समझना है? हाँ, बड़े प्रेम से समझना है एक एक स्टेप को, क्योंकि तुम कम से भी कम 50 बार इस थ्योरम का यूज करोगे जब न्यूमेरिकल करोगे, और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अब सुनो, ये प्रमेय है जो लूप एनालिसिस थ्योरम में आपकी। बेटा सुन रहा है तू? जो लूप विश्लेषण की प्रमेय है, ये किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। कौन से नियम पर? जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है उस पर बेस्ड है। ठीक है बेटी। और इस थ्योरम के द्वारा हम क्या करते हैं, जो लूप होता है, क्या होता है, उस लूप में करंट कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? किसमें? लूप में। किसमें? तो लूप में करंट कैलकुलेट करने के लिए अपन इस थ्योरम का यूज करते हैं। और कौन से नियम का यूज करते हैं? किरचॉफ के सेकंड लॉ का। आ गई बात समझ में? तो लिख लो ये बात, लिखो। यह मैथमेटिकल थ्योरम, यह गणितीय प्रमेय किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। यह मैथमेटिकल थ्योरम किरचॉफ के सेकंड लॉ पर बेस्ड है। यह गणितीय प्रमेय
किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। लिख दिया। लिखो, इस प्रमेय के द्वारा जटिल परिपथ के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लूप में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। इस प्रमेय के द्वारा जटिल परिपथ के लूप में विद्युत धारा के मान की गणना की जाती है। जटिल परिपथ के लूप में विद्युत धारा के मान की गणना, लिख दिया भाई साहब। यह कॉम्प्लिकेटेड सर्किट किससे बनता है? इंपीडेंस से। यह जटिल परिपथ प्रतिबाधाओं से निर्मित होता है। किससे डिजाइन होता है? कितने होशियार हैं हमारे भैया। यह जटिल परिपथ प्रतिबाधाओं से निर्मित होता है। लिख दिया। प्रतिबाधाओं से निर्मित होता है। ये ज्यादा बढ़िया दिख रहा है ना इसमें, या पहले वाले ज्यादा बढ़िया दिख रहा था? आंखों में प्रॉब्लम किस में कम आ रही है? इसमें कम आ रही है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। अरे ये जो लिखवाया है वो समझ में तो आ रहा है ना, कंफर्म? चलो तुम करें स्टार्ट मेथड को। तो हल किसी हेडिंग डालो यहां पे, गणितीय गणना। होशियार है मेरे भाई। लिख मैथमेटिकल कैलकुलेशन, छोटी सी हेडिंग डाल दे इसी में। कैलकुलेशन प्रारंभ कर रहे हैं, गणितीय गणना करें प्रारंभ। चलो भाई, अब नोटबुक बंद कर दो और प्रत्येक का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। हमने पूरी कहानी में ये लिखा है, क्या लिखा है कि जो लूप एनालिसिस थ्योरम है, लूप विश्लेषण की प्रमेय है, ये किरचॉफ के सेकंड लॉ पर बेस्ड है। कौन से लॉ पर? ठीक साहब। और क्या करेंगे, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा तो उसमें लूप होगा, तो उस लूप में करंट कैलकुलेट करेंगे जब इस थ्योरम का यूज करेंगे। इसका ध्यान ही नहीं है। दे कहां है तेरा ध्यान? तो देख ही नहीं रहा मेरे तरफ। नाराज चल रहा है क्या? अरे नाराज चल रहा है क्या ज्ञानी? एक सर्किट मान लेते हैं। ये मैं इंपीडेंस लगा रहा हूं सर्किट में। अब तू बोल नहीं रहा हमसे? अरे नाराज चल रहा है क्या? देख बोलेगा नहीं। ये एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मान लिया, कोई जटिल परिपथ। ठीक है, अब इसमें इंपीडेंस का नाम दे देते हैं। इंपीडेंस को किससे व्यक्त करते हैं? जैसे इसका नाम Z1 दे दिया, तुम्हारा मन करे जैसे दे सकते हो। इसको Z2 दे सकते हो। अब आपको सब आपने Z2 इसको क्यों दिया, इसको क्यों नहीं दिया? इसको दे दो, उससे कोई फर्क। होशियार है। इसको Z3 दे दिया, इसको क्या दे दे? Z4। इसको क्या दे दे? Z5। बताओ समझ में आया नहीं आया? अपन ने कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मान लिया और उसमें 3 लूप मान लिए। ये फर्स्ट लूप है, ये और ये भैया थर्ड लूप है। समझ में तो आ रहा है ना? फर्स्ट लूप में फ्लो करंट मान लिया, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ये मान लिया। तुम्हारी इच्छा है डायरेक्शन कैसे मान सकते हो, लेकिन डायरेक्शन सर्किट में एक होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये अपन ने मान लिया कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1। कौन से लूप में, होशियार है हमारे भाई। ये कौन सा लूप है, सेकेंड। तो I का मतलब करंट कौन से लूप में फ्लो, सेकेंड लूप में। और ये कौन से लूप में फ्लो, थर्ड लूप। तो फर्स्ट लूप में फ्लो करंट कितना है, सेकेंड लूप में फ्लो करंट, थर्ड लूप में फ्लो करंट। लूप एनालिसिस थ्योरम क्या काम करती है, लूप में करंट की वैल्यू कैलकुलेट करती है। लूप में करंट कहां है, फर्स्ट लूप में, सेकेंड लूप में, थर्ड लूप में। मतलब इस प्रमेय का टारगेट क्या है, I1 I2 I3 की वैल्यू कैलकुलेट करना। समझ में आ रहा है ना। चलो कहानी को प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनना। ये बैटरी है, यहां से करंट जा रहा है, ये जा रहा करंट जा रहा है। फर्स्ट लूप में फ्लो करंट कितना है, I1। I1 मान लो 10 एम्पियर है। कितना एम्पियर है, ये बैटरी से 10 एम्पियर करंट आया, 10 एम्पियर करंट आया। समझ में आ रहा है ना। फिर ये कौन से लूप में गया ये करंट, सेकेंड लूप में। तो सेकेंड लूप में फ्लो करंट कितना है ये आप बताओगे, I2 कितना है, मान लो 3 एम्पियर गया। तो इस ब्रांच में कितना फ्लो हुआ, 7 एम्पियर। बता कैसे निकाला, रिमेन पार्ट, शेष भाग I1 माइनस, नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। I1 करंट का फ्लो हुआ, I2 करंट सेकेंड लूप में गया, तो इस ब्रांच में कितना आया, I1 माइनस। अच्छा, ये कौन से लूप की कहानी चल रही है, तो सेकेंड लूप में फ्लो करंट कितना है, I2। ये कौन से लूप में जा रहा है, कौन सा लूप है, थर्ड लूप। तो थर्ड लूप में फ्लो करंट कितना है, तो इस ब्रांच में फ्लो करंट बताओ क्या, हाँ होशियार है, I2 माइनस I3। बताओ समझ में आया नहीं आया भाई, सब आ रहा है समझ में, क्लियर, यहां तक क्लियर है। बना ले चित्र बना ले, तो लिखो पहले, देखो। लूप विश्लेषण की प्रमेय को समझने के लिए, टू एक्सप्लेन ऑफ लूप एनालिसिस थ्योरम, लूप विश्लेषण की प्रमेय को समझने के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की इमेज करते हैं, एक जटिल परिपथ की कल्पना करते हैं। लूप विश्लेषण की प्रमेय को समझने के लिए एक जटिल परिपथ की कल्पना करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की इमेज करते हैं। माना यह जटिल परिपथ, माना सपोज माना यह जटिल परिपथ, लिख लिया बेटा, इंपीडेंस, माना यह जटिल परिपथ प्रतिबाधा Z1, Z2, Z3, Z4 एंड Z5 से डिजाइन है। माना यह जटिल परिपथ Z1, Z2, Z3, Z4 और Z5 प्रतिबाधाओं से निर्मित डिजाइन है। लिखो, प्रथम लूप में प्रवाहित विद्युत धारा, फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन फर्स्ट लूप, बताओ कितना है। वेरी गुड, होशियार है हमारे भैया। प्रथम लूप में प्रवाहित विद्युत धारा I1 है। प्रथम लूप में प्रवाहित विद्युत धारा I1 है, कॉमा, फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन सेकेंड लूप इज I2। समझ में आ रहा है ना, है? सही बता। द्वितीय लूप में प्रवाहित विद्युत धारा
I2 है, तथा तृतीय लूप में प्रवाहित विद्युत धारा फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन थर्ड लूप इज I3। तृतीय लूप में प्रवाहित विद्युत धारा I3 है। लिख दिया, बना दो चित्र, सर्किट बनाओ। बनाओ भैया सर्किट। अभी एक बार कॉन्सेप्ट को समझो, फिर अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अलग अलग कंडीशन लेके, है ना। जो तुम्हारे एग्जाम आए हैं सब न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देंगे यही। क्या हाल है तेरे? अरे बनाओ भाई सर्किट। बना लिया सर्किट, लिखो। अब हम सर्किट बना लिया, इसके नीचे लिखो, अब हम इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा I1, I2 और I3 के मान की गणना करते हैं। अब हम विद्युत धारा I1, I2 और I3 के मान की गणना करते हैं। I1, I2, I3 के मान की गणना करें। गणना नोटबुक बंद कर दो, प्रत्येक का ध्यान बोर्ड पर। अब ऑनलाइन वाले ध्यान से इधर देखो, समझना टॉपिक को। अब आपको जो किरचॉफ का लॉ पढ़ाया था उसका यूज लेंगे। बेटा नोटबुक बंद कर दे, बोर्ड पे देख क्या लिख रहे हैं, देखना ध्यान से। बोर्ड पर ध्यान। फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप फर्स्ट। कहां है लूप फर्स्ट? ये रहा। इसमें केवीएल लगाते हैं। तो केवीएल क्या कहता है? द सम ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज 0। लगाएं, चलो बोर्ड पे देखना। यहां से प्रारंभ करें, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, करंट का फ्लो होता है हाई वोल्टेज टू, तो अपने करंट ऐसे जाता हुआ माना है, तो यहां पे जा रहा है तो हाई वोल्टेज टू फर्स्ट लूप में देखो, फिर ऐसे आ गया करंट हाई वोल्टेज टू
समझ में आ रहा है ना भाई? करंट का फ्लो उच्च विभव से निम्न विभव, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। सबसे पहले यहां पे लगाते हैं, 3 डिवाइस हैं फर्स्ट लूप में, 1 2 और लगाएं, E1 पर लगाते हैं। करंट ऐसे जाना चाहिए, यहां देखो लो वोल्टेज टू, जबकि फ्लो कैसे होता है हाई टू। ये बैटरी अपोज कर रही है, विरोध कर रही है भाई, नियम तो ये था हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज फ्लो होना चाहिए था, जबकि यहां पे देखो ये नेगेटिव टर्मिनल और ये, तो यहां पे हमने माइनस का E1 क्यों लिखा बताओ, समझ में आया नहीं आया? बैटरी ने विरोध किया है। चश्मे वाले भैया के समझ में आ रहा है ना? अच्छा, फिर Z1 पर पहुंचे। Z क्या है? रेजिस्टेंस। भाई इंपीडेंस ही तो है, R ही तो है। अच्छा, और Z1 में फ्लो करंट कितना है? Z1 में प्रवाहित धारा कितनी है? I1 है। तो वोल्टेज बनाओ, ओम का नियम लगाओ। ओम का नियम क्या है? V बराबर IR। तो R का मान कितना है? Z1। और करंट कितना है? तो वोल्टेज कितना बन गया? Z1 I1। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया समझ? प्लस क्यों लगाया तुमने? डायरेक्शन सही है, हाई वोल्टेज टू। आगे आ जाओ फर्स्ट लूप में, ये गए फर्स्ट लूप में, करंट का फ्लो हाई वोल्टेज टू, तो प्लस आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, इंपीडेंस कितनी है? करंट कितना फ्लो हो रहा है? Z3 में I1 माइनस, ये देखो Z3 में फ्लो करंट, इस ब्रांच में यही तो करंट है। तो ओम का नियम V बराबर, हाँ भाई, लास्ट वीडियो में अपनी इलेक्ट्रिक कनेक्शन कटने के कारण वो कुछ पार्ट आधा रह गया था, तो ये एडिट करके बनाई गई है जो आपको, हाँ भाई ऑनलाइन वालों, जो आपको ये लेक्चर मिल रहा है ये, ठीक है, दोनों वीडियो को कनेक्ट करके बनाया गया है। तो अपना टॉपिक चल रहा था लूप एनालिसिस, लूप एनालिसिस चल रहा था ना। तो लूप एनालिसिस में सबसे पहले आपने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मान रखा है, यही कहानी थी कि देखना उसमें। और ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट इंपीडेंस से डिजाइन है। कितनी इंपीडेंस लगा रखी है एक बार चेक करना। सर्किट को देखना कितनी लगा रखी है। यही था कि सर्किट आपने, ये बैटरी लगा दी थी ई वोल्टेज की, ये Z1, ये Z2, शायद ये Z3 मान रखा है, देख लेना एक बार, ये Z4, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हम इसको Z2 मान ले, इसको Z3 मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। Z5 ऐसे ही मान रखा है कि चेक कर लो, यही था। ये आपने फर्स्ट लूप मान रखा है कि चेक करो, ये सेकंड लूप और ये थर्ड लूप।
फर्स्ट लूप में आपने फ्लो करंट कितना मान रखा है, I1। सेकेंड लूप में बेटा बोर्ड पे देखो फ्लो करंट I2, और थर्ड लूप में फ्लो करंट आपने मान रखा है I3। चेक कर लो, यही कहानी थी बेटा बोर्ड पे देख। तो यहां से करंट जा रहा है I1, फर्स्ट लूप में फ्लो करंट क्या है I1, प्रथम लूप में प्रवाहित धारा I1 है। ये फर्स्ट लूप में करंट जा रहा है I1। सेकंड में कितना पार्ट गया है इसका, I2। तो इस ब्रांच में फ्लो करंट कितना होगा, वेरी गुड, रिमेन पार्ट जो बचेगा शेष I1 माइनस I2। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं सेकंड लूप में फ्लो करंट कितना है I2, तो थर्ड लूप में फ्लो करंट क्या है I3। ये I2 का I3 पार्ट गया थर्ड लूप में, भाई सेकंड लूप में फ्लो करंट I2 है, थर्ड लूप में कितना है I3। तो इस ब्रांच में कितना होगा, मान लो ये 5 एम्पियर है, 2 एम्पियर इधर गया तो 3, कैसे लिखा I2 माइनस। चेक कर लो, लूप एनालिसिस मेथड के लिए सबसे पहले आपने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट माना था, जटिल जाल मान लिया। यह कॉम्प्लिकेटेड सर्किट Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 इंपीडेंस से डिजाइन है और इसमें एक ई वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है। फर्स्ट लूप में फ्लो करंट I1 है, सेकंड लूप में फ्लो करंट I2 है, थर्ड लूप में फ्लो करंट। इसके बाद आपने इसमें किरचॉफ लॉ लगाना प्रारंभ कर दिया था, यहां तक अपन ने लिख लिया था शायद, ठीक है। अब इसमें किरचॉफ के लॉ लगाते हैं, तो बेटा ध्यान से समझना तुम भी, किरचॉफ के लॉ लगाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट लूप में लगाते हैं, फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप फर्स्ट लूप में लगाते हैं। तो बेटा सीधा सा मेथड है किरचॉफ का लॉ लगाने का, फिक्स डायरेक्शन में करंट का फ्लो करो। किरचॉफ वोल्टेज लॉ सेकंड लॉ है ना, और उसका नियम है कि आप निश्चित दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह करो, ठीक है। और सेकंड लॉ क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज, यही तो होता है, विद्युत वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0। अपन ने करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है। करंट का फ्लो कैसे होता है हम जानते हैं, हाई वोल्टेज टू, ये हाई वोल्टेज और ये टर्मिनल लो वोल्टेज, इस टर्मिनल पर हाई वोल्टेज, इसमें लो वोल्टेज, करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है। चलो तो करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, और यहां पे देखना लॉ 2, जबकि फ्लो कैसे होता है, हाई टू। इसका मतलब ये बैटरी है, ये क्या कर रही है, विरोध कर रही है। तो आगे क्या लगा दिया हमने, माइनस ही। समझ में आ गया? यहां पे बताओ इंपीडेंस कितना है, Z1, करंट कितना है, तो वोल्टेज बना दो, ये I और ये R। आगे चलो, फर्स्ट लूप में आगे चलो, इंपीडेंस कितना है, करंट कितना है, I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। सही लिखा है बेटा? एक बार और अच्छे से समझ लो, ई का ट्रांसफर इधर कर देते हैं, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में I1 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा बताना, Z1 प्लस Z3, कॉमन क्या ले लिया आपने, I1, प्लस माइनस क्या आएगा बोलना, सही लिखा है, इक्वल टू ई। इक्वेशन फर्स्ट, बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं? अब अपन कौन से लूप में लगाते हैं, फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप सेकंड लूप पे पहुंच जाओ, ये रहा सेकंड लूप। करंट का फ्लो करो बेटा, बोर्ड पे देख ले, करंट का फ्लो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, सही कर रहे हैं क्या? लेकिन एक मिनट इधर देखो, करंट का फ्लो I2 लो, प्लस माइनस, और यहां पे करंट ऐसे आ रहा है, तो ये तो विरोध करेगा भाई। अपनी विद्युत धारा कैसे जा रही है नियम के तहत, देखना। लेकिन इस ब्रांच में करंट देखना, I1 माइनस I2 कैसे आ रहा है, क्योंकि यहां तो log 2I हो रहा है। बात समझ में आई? तो आगे क्या लगा देंगे,
Z3 में माइनस क्यों लगाएंगे, समझ में आ गया ना? क्योंकि हमारे नियम के अनुसार इस ब्रांच में करंट ऐसे जाना चाहिए था ऊपर की तरफ, लेकिन ब्रांच में कैसे आ रहा है, नीचे की तरफ। हाँ भाई, क्या लिखें बोलना सर? सबसे पहले लिखो Z2, फ्लो करंट कितना है I2, फिर आगे लिखो Z4 है क्या, फ्लो करंट क्या है I2 माइनस I3, फिर आगे लगाओ माइनस Z3 में फ्लो करंट I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। ये तीन इंपीडेंस हैं, Z2, Z4, Z3, चेक कर लो, समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले I1 देखो, इसमें है क्या, ये रहा माइनस Z3 I1। अब I2 चेक करो, Z2 I2, Z4 I2 और माइनस माइनस प्लस Z3 I2, तो I2 कॉमन ले लिया, Z2 प्लस Z3, चेक करो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? Z4 I2, मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर, ठीक है। इसके बाद I3 की बात करते हैं, तो ये रहा माइनस का Z4 I3। बेटा एक बार कैलकुलेशन देख लो, इक्वेशन सेकंड। अब पहुंच जाते हैं थर्ड लूप में। कहां है थर्ड लूप, ये रहा, करंट का फ्लो करेंगे हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, तो Z5 I3 करंट है। फिर आगे चलेंगे, I2 माइनस I3 नीचे आ रहा है, अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो माइनस आएगा। तो क्या लिखें भाई, लगाओ KVL, फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप थर्ड। क्या लिखें बताओ अब, Z5 करंट कितना है I3 माइनस Z4 करंट क्या है I2 माइनस I3, चेक करो सही लिखा है क्या, इक्वल टू 0। तो I2 कितना है माइनस का Z4 I2, I3 कॉमन आ रहा है क्या इन दोनों में, I3 I3, अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्रैमर लॉ से किस रूप में लिख देते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में। हाँ भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्रैमर लॉ से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट को देखो, I1 का कोफिशिएंट देखो, I2 का कोफिशिएंट देखो, I3 का देखो, इक्वेशन फर्स्ट में ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट में I1 का कोफिशिएंट, ये I2 का, और I3 का कितना है 0। चलो तो इक्वेशन फर्स्ट से लिखते हैं, Z1 प्लस Z3, I2 का कोफिशिएंट माइनस का Z3 0। अब इक्वेशन सेकंड में देखो क्या लिखे, कोफिशिएंट माइनस का Z3, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस का Z4 है क्या 5 है, चेक करो सही लिखा है कि चेक करो भाई। कोफिशिएंट I1 I2 I3 के लिख दिए ना, माइनस Z3 ये I2 का ये I3 का। अब इक्वेशन नंबर थर्ड क्या आएगा, I1 का कोफिशिएंट 0, I2 का कोफिशिएंट बताओ, गुणांक लिख रहे हैं ना, I3 का गुणांक, किसके कोफिशिएंट यूज लिया आपने, I1 I2 I3 इक्वल टू RHS में देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है E, सेकंड में 0, थर्ड में ये आपके पास इंपीडेंस की मैट्रिक्स है, ये करंट की मैट्रिक्स है, ये वोल्टेज की मैट्रिक्स है, चेक कर लो। यहां तक आपने लिख लिया था, ठीक है। अब बेटा एक मिनट, आपने लिखा था अतः प्रतिबाधा मैट्रिक्स, शो इंपीडेंस मैट्रिक्स, शो इंपीडेंस मैट्रिक्स।
तो आपने क्या लिखा था इंपीडेंस मैट्रिक्स? क्या है इंपीडेंस मैट्रिक्स बताओगे? Z1 प्लस Z3 माइनस का Z3 0 माइनस का Z3 Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस का Z4 0 माइनस का Z4 Z4 प्लस Z5। चेक करना, यही लिखा था बेटा। एक मिनट सुनो, ध्यान सुनना। मैं यदि आपसे बात करता हूं तो इसको तो आप रो बोलते हो क्या? रो। और इसको क्या बोलते हो? कॉलम। और एलिमेंट से लिखने का तरीका होता है आपका ए रो टू कॉलम, ऐसे तो लिखते हो। फर्स्ट रो का लिखते हो और सेकंड कॉलम का। ये जेड है क्या? तो मैंने जेड लिख दिया। 1 1 मतलब फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का, तो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगा? Z1 2, रो कौन सी है ये और कॉलम कौन सा है? नेक्स्ट क्या लिखूंगा? Z1 3। यहां पे रो सेकंड आ गई, कॉलम फर्स्ट है। सही है क्या? क्या मैं सही लिख रहा हूं? यहां पे क्या लिखें विवाह? थर्ड रो है, कॉलम फर्स्ट है। कॉलम फर्स्ट ही तो है, ये तो पढ़े हैं आपने। अरे 12वीं क्लास पढ़ के आए हो, समझ में आ गया? अब प्रश्न ये है कि सर ये Z11 क्या है, ये समझाओ आप। तो हियर यहां ये Z11 क्या है? Z क्या है मुझे तो ये बताओ। इंपीडेंस है, प्रतिबाधा है। 1 1 का मतलब फर्स्ट लूप में, 1 1 का मतलब, तो Z11 है फर्स्ट लूप में टोटल इंपीडेंस, प्रथम लूप में कुल प्रतिबाधा। अब आप लूप देखो, फर्स्ट कहां है? कहां है फर्स्ट लूप? चेक करो, दिख रहा है फर्स्ट लूप? ये रहा। इसमें दो प्रतिबाधाएं फर्स्ट लूप में, दो, एक Z1 और एक, तो टोटल का मतलब क्या होता है? प्लस। तो चेक कर लो Z1 प्लस Z3 लिखा है क्या आपने? चेक कर लो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? Z1 2 फर्स्ट और सेकंड के बिटवीन, चेक करो क्या आ रहा है? फर्स्ट और सेकंड के बिटवीन Z3 आ रहा है क्या? Z1 2 का मतलब, Z का मतलब इंपीडेंस, 1 2 का मतलब म्यूचुअल, म्यूचुअल अन्योन्य प्रतिबाधा, दोनों में कॉमन क्या है? Z3 है। लेकिन आगे माइनस लग रहा है क्या? क्यों लग रहा है? फर्स्ट लूप कह रहा है करंट का फ्लो नीचे जाएगा, सेकंड लूप कह रहा है करंट का फ्लो Z3 में ऊपर जाएगा, दोनों में विरोध हो रहा है, तो आगे क्या लगा दिया अपन ने? माइनस। समझ में आ रहा है? आगे क्या है? Z13, देखो इधर, Z13 का मतलब, Z का मतलब इंपीडेंस, 13 का मतलब फर्स्ट और, क्या फर्स्ट और थर्ड के मध्य कोई इंपीडेंस है? नहीं। कहां है फर्स्ट और थर्ड के मध्य? तो क्या आ जाएगा? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड के मध्य नहीं हो सकती, पहले तो सेकंड लूप आ गया, बीच में कौन सा लूप आ गया? इसलिए फर्स्ट और थर्ड के मध्य कोई भी इंपीडेंस नहीं है। तो 0 है क्या? चेक करो, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ू? सर 1 2 लिख लो या 2 1 लिख लो, बात एक ही तो है। मैं आपसे वो ऐसे बोलूं Z का मतलब प्रतिबाधा 1 और 2 के मध्य, या ऐसे बोलूं 2 और 1 के मध्य, Z3 तो होगा भाई। प्रथम व द्वितीय लूप के मध्य प्रतिबाधा, इंपीडेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लूप, या सेकंड एंड फर्स्ट, बात एक ही तो है। तो चेक कर लो सेम है क्या? आ रही बात समझ में? इसके बाद क्या लिख रहा है? Z22, 22 का मतलब टोटल इंपीडेंस इन सेकंड लूप, द्वितीय लूप में कुल प्रतिबाधा। सेकंड लूप को देखो, देखा 3 प्रतिबाधा है वहां सेकंड लूप में, Z2, Z3 और Z4। सही है क्या? टोटल का मतलब जोड़ दो, तो जोड़ दिया क्या? सही चल रहा है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट क्या आता है? Z23, इसका मतलब किसके मध्य? सेकंड और थर्ड। देखो सेकंड और थर्ड डायग्राम देखो क्या है सेकंड और थर्ड के मध्य? Z4। और अपोजिट करंट है क्या? सेकंड कह रहा है करंट नीचे,
थर्ड कह रहा है करंट ऊपर ब्रांच में, तो आगे क्या लगा देंगे, चेक कर लो माइनस लग रहा है क्या। फिर क्या आ रहा है 3-1, मतलब थर्ड और फर्स्ट, और यहां पे क्या था फर्स्ट और, बात एक ही है, क्या आएगा 0। 3-2 सेकेंड और सॉरी थर्ड और, अरे 3-2 का मतलब क्या है, जेड का मतलब इंपीडेंस 3 और 2 के मत, बात एक ही तो है साहब, 2 और 3 बोल दो या 3 और, सेम ही तो आ रहा है, Z4 ही तो होगा, चाहे सेकंड और थर्ड के मत देख लो या थर्ड और, ये क्या है थर्ड लूप में टोटल, चेक करो थर्ड लूप में टोटल दो है इंपीडेंस Z4 और, चेक कर लो, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अब हम डायग्राम डायरेक्ट लिख सकते हैं कैसे, Z11 मतलब फर्स्ट लूप में टोटल, सेकंड लूप में टोटल, थर्ड लूप में टोटल, यहां Z12 आएगा फर्स्ट और सेकंड के बिटवीन क्या है, तो अपन डायरेक्ट इतना एनालिसिस नहीं करके डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करने को तुमको डायरेक्ट तरीके से सिखाएंगे, पहले एक बार आप इतना लिखो, हाँ भाई ऑनलाइन वालों थोड़ा स्पीड से लिखना, ऑनलाइन वालों लिखो, ये थोड़ा जल्दी लिखो भाई। स्पीड से लिखो रे ज्ञानियों।
करो, नोट करो थोड़ा सा स्पीड से। ये लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक कनेक्शन के कारण थोड़ा सा एरर आ गई थी, तो परेशानी को मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। लिख लिया यहां तक। अब लिखो, नीचे लिखो हेयर, यहां, यहां, नीचे लिखे यहां हेयर, लिखो Z11, Z11 बराबर प्रथम लूप में कुल प्रतिबाधा, टोटल इंपीडेंस इन फर्स्ट लूप, टोटल इंपीडेंस इन फर्स्ट लूप, प्रथम लूप में कुल प्रतिबाधा। लिख दिया। ऐसे लिखो कि एक लाइन में दो आ जाए, जैसे टोटल इंपीडेंस इन फर्स्ट लूप, फिर कॉमा लगा दो ऐसे, फिर लिखो Z12 बराबर प्रथम व द्वितीय लूप के मध्य अन्योन्य प्रतिबाधा, म्यूचुअल इंपीडेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लूप, म्यूचुअल इंपीडेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लूप, प्रथम व द्वितीय लूप के मध्य अन्योन्य प्रतिबाधा। अब इधर लिखो Z13 बराबर, क्या लिखोगे, प्रथम व तृतीय लूप के मध्य अन्योन्य प्रतिबाधा, म्यूचुअल इंपीडेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड लूप, प्रथम व तृतीय लूप के मध्य अन्योन्य प्रतिबाधा, म्यूचुअल इंपीडेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड लूप। Z21 बताओ क्या लिखोगे, म्यूचुअल इंपीडेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट लूप, द्वितीय व प्रथम लूप के मध्य अन्योन्य प्रतिबाधा, द्वितीय व प्रथम लूप के मध्य अन्योन्य प्रतिबाधा। करो नोट भैया, द्वितीय व प्रथम लूप के मध्य अन्योन्य प्रतिबाधा। Z22 टोटल इंपीडेंस इन सेकंड लूप, द्वितीय लूप में कुल प्रतिबाधा, टोटल इंपीडेंस इन सेकंड लूप, द्वितीय लूप में कुल प्रतिबाधा। Z23 समझ में तो आ रहा है ना बढ़िया। देखो सेकंड एंड थर्ड लूप के बिटवीन म्यूचुअल इंपीडेंस, म्यूचुअल इंपीडेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड लूप, द्वितीय और तृतीय लूप के मध्य अन्योन्य प्रतिबाधा। अब लिख सकते हो आप Z31 थर्ड एंड फर्स्ट लूप के बिटवीन म्यूचुअल इंपीडेंस, तृतीय व प्रथम लूप के मध्य अन्योन्य प्रतिबाधा। Z32
तृतीय व द्वितीय लूप के मध्य अन्योन्य प्रतिबाधा, और Z33 टोटल इंपीडेंस इन थर्ड लूप, तृतीय लूप में कुल प्रतिबाधा। लिख लिया भाई? तो ये आपको पता चल गया एलिमेंट्स के बारे में। अब नीचे लिखो एरो लगा के, इंपीडेंस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने पर, प्रतिबाधा मैट्रिक्स को सारणिक रूप में लिखने पर, इंपीडेंस मैट्रिक्स को, प्रतिबाधा मैट्रिक्स को सारणिक रूप में लिखने पर, राइट इन डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ इंपीडेंस मैट्रिक्स। कैसे लिखेंगे बोर्ड पे देखो, आप डिटर्मिनेंट को ऐसे बनाते हो क्या, सारणिक ऐसे ही तो व्यक्त करते हो। डिटर्मिनेंट किसका डिटर्मिनेंट है, जेड का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ जेड ऐसे लिखते हैं अपन, मतलब प्रतिबाधा मैट्रिक्स का सारणिक कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ जेड। हाँ भाई, ये अपन सिंबल का यूज करते हैं क्या, क्या आएगा यहां पे, Z1 प्लस Z3 माइनस का Z3 0 माइनस का Z3 Z2 Z3 Z4 माइनस का Z4 यहां पे 0 माइनस का Z4। चेक कर लो एक बार सही लिखा है क्या, यह आएगा। अब अपन यहां से डिटरमिनेंट Z कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इसका मल्टीप्लाई इससे, माइनस इसका मल्टीप्लाई, फिर अल्टरनेट साइन आएगा माइनस, ये फिर ये लाइन गई, ये लाइन गई, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे। जानते हो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना, करो नोट। करो नोट यहां तक। यदि अपन से कैलकुलेशन कहेगा तो कर लेंगे ना, अभी नहीं करना है, अभी यहीं तक लिखो, केवल बोर्ड पे जो लिख रहा है। लिख लिया? अब सुनो, जैसे आपको डिटरमिनेंट फर्स्ट का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, ये तो आपने डिटरमिनेंट जेड निकाल लिया, और तुमसे यदि गलती से ऐसे बोले जेड मत निकालो, डिटरमिनेंट क्या निकालो, फर्स्ट, तो डिटरमिनेंट फर्स्ट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इंपीडेंस मैट्रिक्स है, तो इंपीडेंस मैट्रिक्स के देखना, ये फर्स्ट कॉलम है क्या बेटा, ये चेक करो, ये फर्स्ट कॉलम है क्या, इसको हटा देंगे और वोल्टेज मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देंगे। क्या है वोल्टेज मैट्रिक्स बताना, आपकी वोल्टेज मैट्रिक्स क्या है, ये है वोल्टेज मैट्रिक्स, क्या है बोलना, E0 0। कौन से कॉलम को रिप्लेस किया है आपने, फर्स्ट को, ये रिप्लेस कर दिया। बताओ समझ में आया नहीं आया। डिटरमिनेंट फर्स्ट कैसे निकाला तुमने, जो प्रतिबाधा मैट्रिक्स थी, कौन सी मैट्रिक्स थी, जेड मैट्रिक्स है अपनी, उसके फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया किससे, वोल्टेज मैट्रिक्स से, किससे, और वो आपसे ऐसा कहता है डिटरमिनेंट सेकंड निकालो, तो कौन से कॉलम को रिप्लेस करते, इसको हटा देते, यहां पे E0 0 लिख देता, और वो डिटरमिनेंट 3 बोलता। तो समझ में आ रहा है, एरो लगा के लिखो, लिखो डिटरमिनेंट फर्स्ट की वैल्यू ऐसे लिखेंगे, डिटरमिनेंट फर्स्ट ये लिखना है, डिटरमिनेंट फर्स्ट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमिनेंट फर्स्ट के मान की गणना करने के लिए, डिटरमिनेंट फर्स्ट के मान की गणना करने के लिए प्रतिबाधा मैट्रिक्स के, इंपीडेंस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को वोल्टेज मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देते हैं। डिटरमिनेंट फर्स्ट के
मान की गणना करने के लिए प्रतिबाधा मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ को वोल्टता मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर देते हैं। वोल्टता मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर देते हैं, वोल्टेज मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। लिख लिया? ये लिख दो डिटरमिनेंट फर्स्ट। अब यदि तुमसे कहे डिटरमिनेंट फर्स्ट का मान निकालो तो निकाल सकते हो भाई? इसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो कर सकते हैं ना? और इससे पहले क्या निकालना सीखा था? डिटरमिनेंट जेड। अब क्या निकाल लिया? डिटरमिनेंट फर्स्ट। लिख लिया? ये नीचे लिखो, नीचे लिखो। अतः प्रथम लूप में धारा, शो करंट इन फर्स्ट लूप। अतः प्रथम लूप में धारा, शो करंट इन फर्स्ट लूप। तो आई का मतलब क्या है? करंट। वन का मतलब, अरे I1 का मतलब क्या है? प्रथम लूप में धारा। डिटरमिनेंट फर्स्ट अपॉन डिटरमिनेंट जेड, ये लिख दिया। और यूनिट क्या होगी? करंट की यूनिट क्या होती है? A4 एम्पियर। तो क्या जाएगा? डिटरमिनेंट फर्स्ट अपॉन डिटरमिनेंट जेड, लिख दो। I1 इक्वल टू, क्या डिटरमिनेंट फर्स्ट है तुम्हारे पास? डिटरमिनेंट जेड है, तो अपन I1 निकाल सकते हैं ना? अतः प्रथम लूप में धारा। लिख लिया? ये तो अपन ने I1 कैलकुलेट कर लिया, यहां तक लिख लिया ना? अब हमको कैलकुलेट करना है I2। बताओ तो हमको क्या निकालना होगा? डिटरमिनेंट सेकंड। कैसे निकालेंगे? सेकंड कॉलम को, कहां है सेकंड कॉलम? ये रहा। इसको रिप्लेस करेंगे किससे? वोल्टेज मैट्रिक्स से। क्या है वोल्टेज मैट्रिक्स? E0 0। लेकिन मुझे ये बताओ, ये फर्स्ट कॉलम क्या है? Z1 प्लस Z3 माइनस का Z3 0। चेक कर लो, यही था क्या? फर्स्ट कॉलम यही था क्या? आपके एक बार चेक कर लो। तो एरो लगा के लिखेंगे। डिटरमिनेंट सेकंड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमिनेंट सेकंड के मान की गणना करने के लिए प्रतिबाधा मैट्रिक्स के द्वितीय स्तंभ को इंपीडेंस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम को वोल्टेज मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देते हैं। प्रतिबाधा मैट्रिक्स के द्वितीय स्तंभ को वोल्टता मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर देते हैं। वोल्टता मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर देते हैं। लिख दो डिटरमिनेंट सेकंड बराबर डिटरमिनेंट सेकंड बराबर लिख दो। लिख लिया? तो नीचे लिखो। सो इलेक्ट्रिक करंट इन सेकंड लूप, अतः द्वितीय लूप में विद्युत धारा, अतः द्वितीय लूप में विद्युत धारा क्या आएगा बताओ? डिटरमिनेंट सेकंड अपॉन डिटरमिनेंट जेड, ये लिख दो। और एम्पियर यूनिट है, लिख दिया? नीचे लिखो सिमिलरली, इसी प्रकार सिमिलरली
तृतीय लूप में विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट इन थर्ड लूप, बताओ क्या लिखोगे? यहां पे क्या आ जाएगा? I3 और यहां डिटरमिनेंट 3, सही है। अतः तृतीय लूप में विद्युत धारा लिख दो। ये लिख दिया, फिर नीचे एरो लगाओ। ये तो अपन ने जो जाल माना था, जाल क्या माना था? जाल, नेटवर्क माना था। उसमें अपन ने 3 लूप माने, और 4 होते तो, 5 होते तो मान लेते हैं अपन कि कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है और उसमें कितने लूप हैं? आर। कितने लूप हैं? तो नीचे लिखो, यदि कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में, यदि जटिल जाल में स्मॉल आर लूप विद्यमान है, तो यदि जटिल जाल में, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में स्मॉल आर लूप प्रेजेंट हैं, तो ऐसे लिखो, आरवे लूप में प्रवाहित विद्युत धारा, फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन आर्थ लूप, आरवे लूप में प्रवाहित विद्युत धारा, बताओ क्या लिखोगे? सोच समझ के बोलना। आरवे लूप में, बोर्ड पे देखना एक बार सभी, यहां क्या लिखेंगे? यहां पे क्या लिखेंगे? और आर का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जिस लूप में निकाल रहे हो आप। सही है क्या? तो आपके ये मैथमेटिकल डिस्कशन समझ में आ गया? तो ये डिस्कशन है, इसे हम, जो अपन ने प्रोसेस पढ़ा है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं लूप विश्लेषण की प्रमेय। क्या नाम है इसका? तो नीचे एक लाइन लिख दो, यह गणितीय विवेचना ही, यह मैथमेटिकल डिस्कशन ही, यह गणितीय विवेचना ही लूप विश्लेषण की प्रमेय कहलाता है। दिस मैथमेटिकल डिस्कशन इज सेड टू बी लूप एनालिसिस थ्योरम। लूप एनालिसिस थ्योरम, यह गणितीय विवेचना ही लूप विश्लेषण की प्रमेय कहलाता है। तो आगे लूप विश्लेषण की प्रमेय समझ में। अब अपन करेंगे न्यूमेरिकल। क्या करेंगे? तो एक काम करो, लिखते हैं न्यूमेरिकल को सबसे पहले, कि एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसे आता है। सबसे पहले एक बात सुनो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लूप विश्लेषण की प्रमेय को समझाइए 3 नंबर में, एक्सप्लेन लूप एनालिसिस थ्योरम। तो आपको ये कंप्लीट छापना है। कहां से? जहां से हमने हेडिंग डाली है लूप एनालिसिस थ्योरम। या आपको एग्जाम में कोई नेटवर्क देगा, वो ऐसे ये दे दिया नेटवर्क, यहां Z1 का मान ये दे देगा कि 20 वोल्ट की बैटरी लग रही है, Z1 का मान 10 ओम है, Z2 का मान 3 ओम है, आपको ये मान दे दिया, और आपसे कहता है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लूप में फ्लो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कैलकुलेट करो, धारा के मान गणना करो। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो 2 मिनट का समय, एक बार ये मेथड पढ़ो, फिर तो मैं न्यूमेरिकल करवाता हूं। लूप एनालिसिस जहां से हेडिंग डाली है ये कंप्लीट पढ़ो आप। लूप विश्लेषण प्रमेय अपन ने जहां से हेडिंग डाली है कंप्लीट पढ़ो, फिर न्यूमेरिकल करवाते हैं। और मुझे बताओ समझ में तो आ गया है ना बहुत अच्छे से? क्या काम करती है लूप एनालिसिस थ्योरम? लूप में करंट, लूप में करंट, ध्यान रखना। पढ़ो, 1 मिनट पढ़ो, फिर आगे चलते हैं। भाई एकदम बढ़िया क्लियर तो हो गई ना?
हाँ भाई ऑनलाइन वालों ढंग से पढ़ लेना, कल ये पढ़ के आना, अपन न्यूमेरिकल कराएंगे कल, ठीक है। राधे राधे भैया, पर पढ़ के आना ये। बराबर आई आर, तो ये तो भैया आर है और ये आई है, तभी तो वोल्टेज बनेगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया? चलो आगे चलते हैं। मुझे आप ये बताओ E1 का ट्रांसफर उधर कर दूं क्या? तो यहां पे क्या है बोलना, Z1 I1, आगे बोलो, सही लिख रहे हैं?